चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। ये विजन का टेस्ट पेपर नंबर 15 है। इसके पहले के हम लोगों ने 18 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका ये सेकंड पार्ट है, उसके क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान करता है। वाक्यांश स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब किसका है? सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के निर्णय में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायाधीश को भय या पक्षपात के बिना अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जवाबदेहिता का अभाव है। देखो यहाँ कोई जवाबदेहिता वाली बात नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सबको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए काम नहीं चलेगा। तो ये तीसरा गलत है, बाकी ऊपर के दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला केवल गलत है, ये सही है। अगला है वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 में अंतर बताना। वित्त विधेयक 117 में है और 117 में दो पार्ट हैं, एक है 1 और एक है 1-2। 117 की है। अब उस पर देखते हैं। धन विधेयक 110 में है, जहां वित्त विधेयक 1 में भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हैं, वहीं वित्त विधेयक 2 में साधारण विधेयक से भिन्न धन विधेयक से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। वित्त विधेयक 1 की जो बात है उसमें संचित निधि से संबंधित कोई भी विषय यहाँ पे शामिल होते हैं और वह वित्त विधेयक ही माना जाएगा। हाँ, इसमें जो अनुच्छेद 110 में दिया गया है वो इसमें शामिल नहीं होता। 17(1) में जो चीज़ें हैं वो 110 में नहीं होंगी और 17(2) में जो है वो सेम टू सेम धन विधेयक के ही पॉइंट इसमें भी शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब वो साधारण विधेयक होता है और देखो दोनों होते साधारण विधेयक हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। फर्क इतना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसके बाद राज्यसभा जाता है। ये यहाँ पे अलग से प्रावधान। अगला पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। जब वित्त विधेयक 1 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं वित्त विधेयक 2 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। कह रहा है कि ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो दोनों हैं इनको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इन्हें हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं जो क्योंकि वित्त विधेयक साधारण विधेयक होता है। आप उसे लोकसभा में भी ला सकते हो, आप उसे राज्यसभा में भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वित्त विधेयक 1 की जो कि धन विधेयक से अलग है, उसकी बात करें तो वह लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, जो वित्त विधेयक नंबर 1 है। और धन विधेयक भी आता है, कहाँ पे आता है धन विधेयक? वो भी केवल और केवल लोकसभा में आता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट तो सही हो गया। पहला पॉइंट जो है इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट है ये पहला पॉइंट यहाँ तक सही है। फिर ये सेकेंड वाला जो पॉइंट है साधारण विधेयक से भिन्न धन विधेयक से संबंधित प्रावधान सम्मिलित होते हैं, ये वाला पॉइंट गलत है क्योंकि धन विधेयक से संबंधित प्रावधान इसमें नहीं होते हैं। ओके, बस ये तो ये पहला पॉइंट गलत है, दूसरा सही है। फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला है ये सजा के प्रकार हैं। हमारे देश में 5 प्रकार का मृत्यु क्षमादान राष्ट्रपति के पास है। लघुकरण, प्रविलंबन, क्षमा, परिहार, प्रविराम, ऐसे करके 5 प्रकार का है, उन्हीं का दिया हुआ है। लघुकरण एक है। लघुकरण का मतलब क्या होता है? दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। लघुकरण का मतलब है दंड की प्रकृति को कम कर देना, जो कि यहाँ पे गलत है। लघुकरण का मतलब क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। दंड के स्वरूप को बदल के कम कर देना। यहाँ क्या कह रहा है? प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा प्रविलंबन। अगर हम बात करें प्रविलंबन क्या होता है तो इसका अर्थ है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो कुछ दिन के लिए उसे रोक देना, कुछ दिन के लिए उसे सस्पेंड कर देना, मतलब दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना, ये लघुकरण का था, ये गलत है। अगला क्षमा। दोषी को सभी दंडों से पूर्णतः मुक्त कर देना क्षमा कहलाता है। तो ये केवल तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत हैं। इसके अलावा जो आपके 2 और होते हैं उनमें एक होता है विराम। विराम का मतलब क्या होता है? दोषी को मूल रूप से दिए गए दंडादेश की किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि विकलांग है या प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देना, तो ऐसे उसको विराम कहा जाता है। और एक परिहार है, शायद इसमें परिहार नहीं लिखा है। परिहार की बात करें तो इसका मतलब है कि प्रकृति में बदलाव कर देना, सजा को कम कर देना, जैसी सजा वैसा ही कर देना। सॉरी, कहाँ आ गए हम लोग? हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले एंथ्रोपोसीन युग के बारे में बात करनी है। एंथ्रोपोसीन युग क्या होता है? एंथ्रोपोसीन
युग मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के आरंभ को चिन्हित करने वाली भूवैज्ञानिक काल की इकाई है। बिल्कुल सही बात है। एंथ्रोपोसेन बताता है कि जब मनुष्य आ गया तो उसने जो जो समुदाय में परिवर्तन किए, उससे जो प्रकृति में चेंज हुआ, उसका सारा लेखा जोखा पर्वतों में एक क्रम के रूप में रखा हुआ है, सेट के रूप में पूरा सेट लगा हुआ है। उस सेट को पढ़ने के लिए जो टाइम है, पृथ्वी का जो समय है, उसे एंथ्रोपोसेन युग के नाम से नोटिफाई किया गया, हाल ही में किया गया है। इस युग का प्रारंभ होलोसीन युग के अंत के बाद किया गया, ये भी सही, होलोसीन युग के बाद हुआ था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अगर इसे जरूरत पड़े कि किस युग को कौन सा नाम दिया जाए, आज से 5 करोड़ साल पहले कौन सा समय रहा, 6 करोड़ साल पहले कौन सा समय रहा, तो उसके लिए एक संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी, इसका मतलब क्या होता है, ये आपके समय से रिलेटेड अध्ययन पूरा करता है पृथ्वी में कि इतनी परत है तो परत कितनी पुरानी है, हिमालय कितना पुराना है, ये सारा काम उसके अधीन होता है, तो वही करता है। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं। अगला है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बात करनी है। राज्य विधानमंडल मतलब राज्य के लिए जो कानून बनाता है। भारत का संविधान राज्य विधानसभाओं की अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है। ये कहता है ज्यादा से ज्यादा 500 कम से कम 60 विधानसभा के सदस्य होंगे। हालांकि इसके कुछ अपवाद है, सिक्किम वगैरह इसके अपवाद हैं, तो वो लिखा हुआ कि अपवाद है। अगला, राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पे जो एक सदस्य को मनोनीत करने की बात है ना राज्य विधानमंडल में, तो ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है। या तो वो मनोनीत करेगा 1/6 सदस्य को विधान परिषद में, या तो एक सदस्य को वो एंग्लो इंडियन होगा। एंग्लो इंडियन मतलब जिसके मम्मी पापा या पूर्वज यूरोप के रहे होंगे, वो एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन अब भारत का नागरिक है। अगला, कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कुछ सदस्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है। तो विधानसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट चुनाव होता है। जिसको आप वोट करोगे वही चुनाव जीतेगा। अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ होता है? विधान परिषद में होता है, राज्यसभा में होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये गलत है, तीसरा केवल एक सही है। अगला है, संसदीय चुनाव में उपयुक्त में से कौन सा नोटा का संदर्भ है? नोटा मतलब कि ऊपर जितने लोग दिए गए हैं मैं उनमें से किसी को पसंद नहीं करता हूं, मैं अपना वोट डालना चाहता हूं। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, यह मतदाता को अपने मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हैं तो उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार प्रयोग सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है। आपकी इच्छा नहीं किसी को वोट करने की, मत दो। भले ही नोटा विकल्प चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार के डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार को ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि नोटा में टोटल वोट पड़े 100 और सबसे ज्यादा वोट एक व्यक्ति को मिले उसे 40, उससे कम मिले 30, उससे कम 20, तो चुनाव कौन जीता? जिसको 40 वोट मिले। हालांकि नोटा में 100 वोट पड़े थे, मतलब 100 लोग ऐसे थे जो किसी को नहीं पसंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी चुनाव कौन जीतेगा? जिसे 40 वोट मिले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, उम्मीदवार की जमानत की बात की जा रही है। तो जो जमानत होती है ना, जो टोटल वोट होते हैं, टोटल वोट का 1/6 होता है। जैसे मान लीजिएगा कि 100 लोग, 40 लोग, 20 लोग, 40 वोट, 30 वोट और 20 वोट, तो टोटल आप ऐड करो कितना हो गया? 90 वोट। तो 90 का 1/6 चाहिए। 100 नोटा वाले इसमें काउंट नहीं होते हैं। नोटा वाले इसमें काउंट नहीं होते। कौन से? जो जमानत की 1/6 हिस्सा होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है और बाकी का सही है। देखो, अगर आपको नोटा के बारे में नहीं पता और जो मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रीजन क्या है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ नोटा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। अभी नोटा का मतलब ये कि आपको बेसिक चीजें पता होंगी, तो हम आगे का इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में अहमदिया आंदोलन के बारे में बात करनी। अहमदिया मतलब मुस्लिम सुधार आंदोलन था। इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। गलत है, सर सैयद अहमद बरेलवी ने नहीं किया था। इसका जो नेतृत्व था, नाम बताता हूं मैं किसने किया था,
मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में किया गया था। यह संपूर्ण मानवता के सार्वभौमिक धर्म सिद्धांतों पर था, मतलब मनुष्य सब बराबर है और सब लोग एक धर्म को मानो और उसी सिद्धांत पर काम करो, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इसने सभी मुसलमानों में पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया। इसने कहा कि जो शिक्षा है मुसलमानों के पिछड़ेपन का, उसका रीजन है कि ये लोग शिक्षित नहीं है, तो आपको पश्चिमी भाषा में शिक्षा लेना शुरू करो तो फिर आपका विकास होगा। अगला पॉइंट है निष्ठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कार्यक्रम है निष्ठा। निष्ठा में क्या हुआ ये आपको बता देता हूँ। निष्ठा का मतलब होता है कि यह एक एकीकृत प्रोग्राम होगा जिसमें आपके स्कूल के, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल, ये सब पढ़ाने के लिए इनको गुण सिखाए जाएंगे कि आप और अच्छा पढ़ाओ, और अच्छा कैसे पढ़ा सकते हो। वही यहाँ पे है विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, इसका काम है। ये निष्ठा एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और डोंट फॉरगेट दिस, अगर आप इसको भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है निजाम उल मुल्क के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निजाम उल मुल्क, इसने हैदराबाद की स्थापना की, इसने सैयद बंधुओं के पतन में मुख्य भूमिका निभाई, उसने मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। इसने सैयद बंधुओं के पतन में मुख्य भूमिका निभाई, ये भी सही है। मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन करके दक्कन में सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की, तो ये मुगलों के अधीन ही बना रहा, ये मुगलों को कर वगैरह देता रहा, उनसे इसने कभी लड़ाई नहीं ली, हालांकि आया उन्हीं के दरबार से था और एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इसका तीसरा गलत है, 1-2 सही है। अगला 1930 के दशक के पूर्वार्ध आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिएगा कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, और कब तक चला था? 1931 तक चला था। 1930 से लेकर 31 मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने तक ये आयोजन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं है, डोंट टेक टेंशन। आगे बात करेंगे गांधी इरविन समझौता की। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था और ये मार्च में हुआ था, मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट की बात करें तो ये 1932 में आया था। सांप्रदायिक पंचाट क्या था? इसमें क्या था कि भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया था, तो फिर जो चुनाव होंगे उन चुनाव में इनके लिए भी सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी कि दलित लोग दलितों को ही वोट करेंगे, ऐसा कुछ था सांप्रदायिक पंचाट में। पूना समझौता हो गया। और आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ था। अभी क्या इसका सही क्रम लगाना है तो आप इसका सही क्रम लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद पूना समझौता, इसके बाद क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और इसके बाद 32 में आया था सांप्रदायिक पंचाट। यहाँ पे पूना समझौता नहीं बताया मैंने आपको, ये जब पूना समझौता जो है ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ये हो गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बार बार जा रहे थे तो उन्होंने कहा था ठीक है हम इनको सीट दे देंगे, तो फिर महात्मा गांधी और क्या नाम है भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से, पूना समझौता के नाम से जानते हैं, 31 में हुआ था। तो आगे चलते हैं। सॉरी, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अगला है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में। देखो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट के जो प्रमुख थे उनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, और ये गुस्सा हो गए थे बर्कनहेड से। बर्कनहेड ने कहा था तुम खुद एक संविधान बना के दिखाओ, क्योंकि साइमन कमीशन को वापस किया जा चुका था। तो फिर नेहरू ने एक संविधान बनाया था और वो संविधान इनके सामने रखा, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला लिखित संविधान भी माना जाता है नेहरू रिपोर्ट को। इसे लॉर्ड इरविन द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती की प्रतिक्रिया स्वरूप तैयार किया गया। गलत है, लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा कही गई प्रतिक्रिया के रूप में आया था। इस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उप समिति में सुभाष चंद्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रू और बहुत से लोग शामिल थे। बिल्कुल सही बात है, कई लोगों ने मिलकर कंप्लीट किया था। आनंद भवन में बैठकर 3-4 दिन में बना डाला था संविधान। इसके प्रावधान केवल ब्रिटिश भारत तक सीमित थे, तो सही बात है, ब्रिटिश भारत के लिए था तो ब्रिटिश भारत तक ही सीमित रहेगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा
जारी किया जाता है। 180 देशों में ये चेक करता है। भारत की बात करें तो भारत 140वें नंबर पर था 138 से गिरकर। अभी फिर से अभी जस्ट आया है 1-2 दिन पहले, और शायद उसमें भारत की रैंक 144 हो गई है, मतलब और गिर गई है, 144 या 142 हो गई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता ये सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की रिपोर्ट इसमें लगातार गिरती हुई दिखाई जा रही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनन्य एवं विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है? राज्यसभा के पास स्पेशल पावर कौन कौन सी हैं? तो राज्यसभा राज्य की सूची में विषय पर कानून बनाने की शक्ति, बिल्कुल सही बात है, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की पहल शुरू कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। इसके बाद लोकसभा का भी वहां पे सहमति चाहिए होती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, बिल्कुल सही बात, ISPC जैसी और सेवाओं की जरूरत है, तो कौन बनाएगा? केवल और केवल राज्यसभा बनाएगा। निम्नलिखित में से किन पदों पर निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, दोनों का अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण पद्धति द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होता है, और होता है तो साधारण बहुमत के द्वारा होता है, जो लोकसभा के सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं उनके द्वारा, या राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो यहीं तक रखते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे अगले पॉइंट पर, और 33 से क्वेश्चन लेकर जाएंगे 50 तक। छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, जल्दीबाजी कुछ नहीं, आराम से क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। ओके।